नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। मैं हूं कृष्णा अवतार दत्त और आज हम बात करेंगे लगातार सुर्खियों में आ रहे बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान की, जिसे विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर अंबेडकर पर बयान से इतनी बड़ी आफत क्यों मची है? क्या इस मुद्दे से कांग्रेस अपना मोमेंटम वापस लाना चाहती है? अब पहला सवाल तो यही उठता है कि अमित शाह ने अंबेडकर पर क्या कहा, जिसके खिलाफ विपक्ष लगातार संसद और बाहर प्रदर्शन कर रहा है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। दरअसल 17 दिसंबर को शाम 7:45 पर राज्यसभा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया। हालांकि उस वक्त वो एक संदर्भ में बात कर रहे थे कि कांग्रेस की वजह से अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन शाह को अंबेडकर विरोधी बताते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर पोस्ट और बयानों की मानो मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सबसे पहले 17 दिसंबर को ही रात 10:35 पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शाह के बयान की क्लिप एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ तो होगी ही। इसके बाद 18 दिसंबर सुबह 11:40 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को ही दोपहर 12:56 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर 6 पोस्ट करके शाह के बयान का बचाव किया और कांग्रेस पर अंबेडकर की अनदेखी के आरोप लगाए। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को ही शाम 4:30 पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर मोदी अंबेडकर की इज्जत करते हैं तो रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें। अब कुछ देर बाद ही 18 दिसंबर शाम 5:37 पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिर अगले दिन 19 दिसंबर सुबह 10:52 पर केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखकर कहा, बाबा साहब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी में आया कैसे? अब 19 दिसंबर को ही सुबह 11:15 पर संसद परिसर में इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे कि इसी दौरान धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और फिर 19 दिसंबर को ही शाम 6:30 बजे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, हेमांग जोशी और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर समेत 7 धाराओं में शिकायत दर्ज करा दी। तो ये है इस मुद्दे का धरातल, जहां से इस विवाद ने जन्म लिया। अब क्या शाह के बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? देखिए, जैसा कि बयान पर हंगामा मचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नड्डा ट्वीट पर सफाई दे रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हर जगह शाह का पूरा बयान शेयर कर रहे हैं। मतलब इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है, न कि बैकफुट पर है। बाबा साहब से देश की जनता इमोशनली जुड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि शाह के बचाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 6 ट्वीट किए हैं। तो आखिर इस बयान से इतनी बड़ी आफत आई कैसे और क्या रही इसके पीछे की वजह? देखा जाए तो पहली वजह यह है कि देश में 20 करोड़ दलित जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं। 2021 की जनगणना के मुताबिक देश की करीब 16.6% आबादी दलित है, यानी करीब 20 करोड़ 14 लाख लोग। इनमें 15 करोड़ 40 लाख लोग गांव में और 4 करोड़ 70 लाख दलित शहरों में रहते हैं। दशकों से वंचित रहे तबके को अंबेडकर ने पहचान और अधिकार दिलाया, उन्हें आगे बढ़ाया। यही तबका बाद में एक वोट बैंक के तौर पर उभरा, जो अब सत्ता की कुंजी बन चुका है। अब अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2024 में बीजेपी ने इनमें से 29 और कांग्रेस ने 20 सीटें जीती, जबकि 2019 में बीजेपी ने 46 और कांग्रेस ने महज 6 रिजर्व सीटें जीती थी। यानी सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में दलितों की अहम भूमिका है।
ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि दलितों का रुख दूसरी पार्टी की तरफ हो। और दूसरी वजह है कि अंबेडकर का अपमान यानी नॉन प्रोग्रेसिव दिखना, क्योंकि बतौर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों के अधिकारों की रक्षा की बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा दिया। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। दलित आरक्षण के लिए अंबेडकर महात्मा गांधी तक से भिड़ गए थे। तो अब इस तरह के विवाद से बीजेपी को सीधा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, ऐसे विवादों से बीजेपी के दलित वोट बैंक पर सीधा नुकसान पहुंचेगा। इसका ताजा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। इनमें बीजेपी ने 400 पार सीट का नारा दिया, जिसे लेकर धीरे धीरे विवाद गहराता गया। वहीं दरअसल कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने 400 पार के नारे को संविधान बदलने के लिए जरूरी बता दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनावी मंचों से बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य के पीछे संविधान खत्म करने की बात जोड़ ली। अब विपक्ष ने संविधान को अपने लोकसभा का मुख्य मुद्दा बना लिया। नतीजतन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और उसे 63 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को दलित वोटर्स के प्रभावशाली सीटों में 2019 के मुकाबले 34 सीटों का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को 40 सीटों का सीधा सीधा फायदा हुआ। इसके साथ ही अन्य सीटों पर भी जहां दलित वोटर्स की बड़ी संख्या नहीं है, वहां भी दलितों का ज्यादातर वोट इंडिया अलायंस को ही मिला, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर। अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल वोटर्स में 17% दलित समाज के वोट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2019 की तुलना में 6% वोट कम मिले। वहीं कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में 18% वोट ज्यादा मिला। फिर वही वजह, अंबेडकर और संविधान। यानी कि 2024 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को दलित वोट बैंक से नुकसान हो चुका है। इसलिए बीजेपी ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। अब अगर देखा जाए तो शाह के इस बयान पर कांग्रेस क्या प्लान कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने शाह के बयान को सिस्टमैटिकली उठाया है। यानी कि राहुल गांधी ने अपनी जगह कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के दलित वोट बैंक के खिलाफ दलित नेता को ही चेहरा बना लिया, क्योंकि बीजेपी शाह के बयान पर एक दलित नेता का काट नहीं ला सकती। वहीं 19 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी पेश किया। दरअसल सदन में हर सांसद के पास विशेषाधिकार होते हैं। इन अधिकारों का हनन करने पर नोटिस पेश किया जाता है, जिसके लिए एक जांच कमेटी गठित होती है और जांच करती है। इसकी रिपोर्ट सदन के अध्यक्ष को सौंपी जाती है, जिस पर आगे कार्यवाही होती है। और खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री ने हम पर अंबेडकर के बारे में 100 बार बोलने का आरोप लगाया और हमसे कहा कि अगर हमने भगवान को इतनी बार याद किया होता तो हम 7 बार स्वर्ग प्राप्त कर सकते। अब क्या शाह का ये कांग्रेस के लिए अपने खोए हुए मोमेंटम को हासिल करने का सही मौका आ गया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को मोमेंटम हासिल करने का मौका दे दिया? तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पार्टी के लिए पॉजिटिव माहौल बनाया था। वहीं उन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया और नैरेटिव बनाने में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर इंडिया अलायंस बनाया और एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर दी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों की मदद लेनी पड़ी। यानी कि पिछली बार जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार थी, वो भी इस बार नहीं बन पाई। वहीं कांग्रेस ने 30% स्ट्राइक रेट के साथ 99 सीटों पर जीत हासिल की, जो बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में मोमेंटम गेन किया, जो नतीजों में भी दिखाई दिया। लेकिन आम चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और यहां कांग्रेस ने अपना मोमेंटम फिर से खो दिया।
बात करें जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, यहां की कुल 554 में से महज 75 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी। महाराष्ट्र में पार्टी को सबसे बुरा हाल हुआ और 16 सीटों पर सिमट गई। हालांकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस सरकार में तो है, लेकिन अब अंबेडकर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस गंवाया हुआ अपना मोमेंटम हासिल करना चाहती है। यही एक वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अब एक अंतिम सवाल यह उठता है कि इस मुद्दे का भविष्य क्या है। दरअसल 20 दिसंबर को सदन का आखिरी दिन था और यह मामला तूल पकड़ा और अब कांग्रेस इसे संसद के बाद जनता की अदालत में लेकर आई है, जिस पर कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात संसद में भी की और बीजेपी पर इसे मिटाने के आरोप भी लगाए। तो कांग्रेस इसे जल्दी से ठंडा तो होने नहीं देगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस को मिला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। 19 दिसंबर को संसद में धक्का मुक्की का माहौल बना, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई और पार्टी ने इसका आरोप राहुल गांधी पर लगाया और एफआईआर दर्ज करा दी। साथ ही बीजेपी ने इतिहास के पन्ने भी खोल दिए। पीएम मोदी ने नेहरू पर अंबेडकर का अपमान करने के आरोप लगाए और उन्हें भारत रत्न ना देने की बात कही। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू और गांधी हमेशा अंबेडकर का अपमान किया। यहां तक नेहरू ने खुद अंबेडकर के खिलाफ साजिश रची ताकि वे चुनाव हार जाएं और राजनीति छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तो यह था वो मुद्दा जिसके चलते संसद में ही नहीं, अब राहुल गांधी जनता के बीच भी आकर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी खुद को सही साबित करने की कोशिश में है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा। ऐसे ही किसी बहुचर्चित मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।